हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रितेश व्यास आज आप लोगों के लिए जनरल साइंस के कौन से जनरल साइंस के एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। और ये जनरल साइंस की जो एमसीक्यूज हैं फ्रेंड्स, ये एमसीक्यूज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आरपीएससी के अंदर। जो राजस्थान बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स, राजस्थान के अंदर जो भी आरपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है ना, चाहे वो आरएस के हों, रीट के हों, पटवार के हों, ठीक है, पुलिस के हों, उन सब में ये एमसीक्यूज आपको हेल्प करेंगे। और साथ में ये सारे एमसीक्यूज जब मैंने बनाए तो मैंने इनमें ये भी ध्यान रखा है कि यूपीएससी वाला सिलेबस भी, ठीक है ना, यूपीएससी वाला सिलेबस भी कवर हो। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ये सेशन रहने वाला है। तो आप इस सेशन में बने रहिए और अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन कराइए इसे। और साथ में आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल व्यास ट्यूटोरियल जोधपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करिए। ओके, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम एमसीक्यूज लेके आए हैं और पहला एमसीक्यू आपके लिए है, ये देखिएगा आपका पहला एमसीक्यू आपके सामने। पेडोलॉजी, वर्ड इज पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी किस चीज से संबंधित है? क्या ये वायुमंडल से संबंधित है, मिट्टी से संबंधित है, प्रदूषक से संबंधित है या बीज से संबंधित है? तो इसे थोड़ा सा क्लिक करिए। चलिए मैं बताता हूँ। पेडोलॉजी फ्रेंड्स जो होता है ये मिट्टी से संबंधित, मृदा से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है। जहाँ पे भी लॉजी वर्ड आ जाएगा वो अध्ययन होगा। और अगर मिट्टी का अध्ययन किया जाता है मित्रों तो उसे हम पेडोलॉजी कहते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट, पेडोलॉजी किसे कहते हैं कि मिट्टी के अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और ये रही इसकी व्याख्या। देखो, पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी एक वर्ड ये भी आ जाता है। पोमोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो मित्रों पोमोलॉजी जो होता है वो फलों का अध्ययन होता है। जो फल फ्रूट होते हैं ना उनके अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। पैरालॉजी एक वर्ड आता है, पैरालॉजी ये संबंधित वर्ड है, एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड है। यहाँ पर हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो पैरालॉजी वर्ड जो है वो स्पंजों का अध्ययन होता है। अब ये क्वेश्चन बनता है यार ये स्पंज क्या होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि एनिमल्स के फाइलम पॉरीफेरा के अंदर जो एनिमल होते हैं वो स्पंज होते हैं। उनमें पोर होते हैं, स्पंज जैसे वो दिखते हैं। उनका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम पैरालॉजी कहते हैं। इसके बाद में आता है पॉलेनोलॉजी। पॉलेनोलॉजी, पॉलेन वर्ड आया हुआ है पॉलेन ग्रेन से, ठीक है। तो पॉलेनोलॉजी के अंदर हम पॉलेन ग्रेन मतलब पराग कणों का अध्ययन करते हैं। जो पराग कण होते हैं ना, पॉलिनेशन जो करते हैं, उनका अगर हम अध्ययन करें तो उसे हम पॉलेनोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, पेडोलॉजी किसे कहते हैं? मिट्टी का अध्ययन। पोमोलॉजी किसे कहते हैं? फलों का अध्ययन। पैरालॉजी किसे कहते हैं? स्पंजों का अध्ययन। और पॉलिनोलॉजी किसे कहते हैं? पराग कणों का अध्ययन। ये 4 यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने सीधी सीधे बन रहे हैं। इसे आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मित्रों, एपीकल्चर। द वर्ड इज एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है, ठीक है ना। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। किसके उत्पादन से संबंधित है एपीकल्चर? तो इसके ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, शहद के, रेशम के, सेब के या लाख के। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एपीकल्चर जो होता है मित्रों वो शहद के निर्माण से होता है। इसे हम मधुमक्खी पालन भी कहते हैं। और ये शहद का निर्माण भी करता है और बी वैक्स
मतलब जो हनी बी से निकलने वाला जो मोम होता है ना, उसका भी यहाँ पर उत्पादन होता है। तो यहाँ पर वैक्स नहीं आया हुआ है, केवल शहद आया हुआ है, इसलिए एपीकल्चर हम शहद के निर्माण के लिए प्रयोग करते हैं। अब व्याख्याएं जो होती है क्वेश्चनों की, जिन क्वेश्चनों में व्याख्याएं संभव है, मैंने वो सारे क्वेश्चनों में व्याख्याएं आप लोगों के लिए बनाई हैं। तो आप देखिए, अब हम इस क्वेश्चन की भी व्याख्या देख लें। देखिए व्याख्या क्या कहती है। व्याख्या ये कहती है मित्रों, पहली व्याख्या ये कहेगी एपीकल्चर। एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन होता है, ठीक है ना। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है, ठीक है ना। और इसमें हम मेलिफेरा डोर्सिटा, ठीक है, उसका सबसे ज्यादा पालन करते हैं, ठीक है। दूसरा वर्ड आता है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर जो होता है वो सिल्क, रेशम के उत्पादन से संबंधित होता है। रेशम कीट से हम जब रेशम बनाते हैं तो उसे हम सेरिकल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर वर्ड जो है वो पीसीज मतलब मछलियों से आया है। जो मत्स्य पालन जब हम करते हैं ना, जैसे आप मछलियों को पालते हैं, उनका उत्पादन करते हैं, उनका आर्थिक महत्व प्राप्त करते हैं, तो उसे हम पीसी कल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मित्रों फलों का एग्रीकल्चरल करना, मतलब फलों की खेती करना, इज ए हॉर्टिकल्चर, ठीक है। इसके अलावा फ्लोरिकल्चर, वैसे नाम से पता चल जाता है, फ्लोरी इज अ फ्लावर, तो फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पर कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जैसे ऑलिवी कल्चर, ऑलिव जो ऑलिव का तेल आता है ना, जैतून, उसकी अगर खेती करें तो उसे ऑलिवी कल्चर कहते हैं। विटिकल्चर, ये वर्ड बार बार पूछा जाता है कॉम्पिटिशनों में मित्रों, इसे आप विशेष तौर पे याद रखिएगा। विटिकल्चर ये अंगूर की खेती होती है, अंगूर की खेती को हम विटिकल्चर कहते हैं मित्रों, ये याद रखिएगा। ओके डन। चलिए द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये वाला मैं इसको बराबर कर देता हूं। समय का मापक विज्ञान है, मतलब समय को मापने वाले विज्ञान को हम क्या कहते हैं मित्रों। ये देखिए, ये आरएस प्री के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। समय मापक विज्ञान को हम क्या कहते हैं। जो विज्ञान समय को मापता है उसे क्या कहेंगे, हारोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, टोमोग्राफी या हाइड्रोलॉजी, क्या कहेंगे मित्र। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो है वो है समय मापक विज्ञान होता है हारोलॉजी। ओके, हारोलॉजी को हम समय मापक विज्ञान कहते हैं। ओके, इसका भी व्याख्या आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए हैं। ये देखिए, हारोलॉजी यह समय मापने से संबंधित विज्ञान है। हारोलॉजी से हम समय नापते हैं। पर जो कुछ और ऑप्शंस आते हैं जैसे कॉस्मोलॉजी आ गया, ठीक है। तो कॉस्मो जो वर्ड आया हुआ है ये एकदम कहाँ से आया हुआ है, ब्रह्मांड से, अंतरिक्ष से आया हुआ है। तो कॉस्मोलॉजी में हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उनका विकास, विलोपन, इसका एक सिस्टेमेटिक अध्ययन करते हैं, इनका एक क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, तो उसे हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं मित्रों। अगला आता है ट्रोमोग्राफी। ट्रोमोग्राफी जो होती है वो मनुष्य के आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन, अवलोकन होता है। तो मानव शरीर की आंतरिक संरचनाओं का अगर हम अवलोकन करते हैं, कैसे करेंगे, रेडिएशन के द्वारा, ठीक है ना। रेडियो आइसोटोप का यूज करके, एमआरआई वगैरह जो होती है ना, तो उनके अंदर जो हम काम करते हैं इसको हम ट्रोमोलॉजी या ट्रोमोग्राफी कहते हैं। और अगला वर्ड आता है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रो जैसे आपको पता है पानी से रिलेटेड वर्ड हो गया, लॉजी, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें पानी से रोगों की चिकित्सा होती है। काफ़ी बार हम पानी से रोगों की चिकित्सा कर लेते हैं, तो उसे हम हाइड्रोलॉजी के अंदर कंसिडर करेंगे।
हाइड्रोलॉजी मतलब इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत। तो इसमें भी आपके पास में टोटल 4 चीज़ें आ गई। हाइड्रोलॉजी समय मापने का विज्ञान, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांडों के संबंधित अध्ययन करना, उत्पत्ति विकास और विलोपन का विज्ञान, ट्रोमोलॉजी शरीर के आंतरिक भागों का अवलोकन करना है रेडियोग्राफी के द्वारा, और हाइड्रोलॉजी जिसमें पानी से रोगों से संबंधित जो विकास होता है विज्ञान होता है उसको हम डिस्कस करते हैं मित्रों। इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है आपके सामने वो आता है संवेग का एसआई मात्रक। संवेग जो होता है ये फिजिक्स में आता है, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड या जूल मीटर प्रति सेकंड। तो मित्रों संवेग जो होता है, ठीक है ना, इसमें मास भी होगा और इसमें वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। मास मतलब द्रव्यमान, वेलोसिटी मतलब वेग, दोनों होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम और वेग का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर होगा। मित्रों ये स्कूल व्याख्याता में आया हुआ है, अभी 2020 जनवरी में जो स्कूल व्याख्याता के एग्जाम हुए थे मित्रों, आपको पता हो तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए ये इसकी व्याख्या दे रखी है, मैं इसको भी बता देता हूँ कि जनरली जो संवेग होता है, ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय पी। इसका जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या काफी बार इसे हम न्यूटन सेकंड में भी मापते हैं। इन दोनों में से जो भी वर्ड आपके सामने आ जाए ऑप्शन के अंदर आप उसे टिक करेंगे, ओके। चलिए द नेक्स्ट वन इज घर्षण, फ्रिक्शन और स्नेहक का अध्ययन होता है। कहीं पे घर्षण होता है, कहीं लुब्रिकेसी होती है, तो उसका जो अध्ययन होता है मित्रों उसको हम क्या कहते हैं। ये आरएस के अंदर पूछा गया सवाल है। आपको पता है मित्रों आरएस में आने वाले क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं। तो क्रायोजेनिक्स, सेलेनोलॉजी, हारोलॉजी एंड ट्राइबोलॉजी, इनमें से क्या होगा राइट उत्तर। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि घर्षण और स्नेहक का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसका राइट उत्तर होगा ट्राइबोलॉजी। ट्राइबोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन, ओके। अब इसकी व्याख्या भी हमें देखनी पड़ेगी। जैसे ट्राइबोलॉजी है ये घर्षण और स्नेहक का अध्ययन हो गया। इसके अलावा कुछ चीजें आती है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स वर्ड आया हुआ है क्रायोजन से। क्रायोजन का मतलब होता है निम्न ताप। निम्न ताप मतलब 0 से -150 डिग्री तक का जो ताप होता है वो क्रायोजेनिक हो जाता है। तो निम्न ताप पर अगर हम वस्तु के गुणों तथा उनकी परिघटनाओं का अगर हम अध्ययन करें तो उसे क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। और सेलेनोलॉजी ये जो भाग है इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें टोटल जो चंद्रमा है, मून है, ठीक है, चंद्रमा के जो मूल रूप स्वरूप होता है, उसका जो मूल स्वरूप है उसके बारे में, उसकी गति के बारे में, वो कैसे गति करता है उसके बारे में अगर अध्ययन किया जाए तो उसको सेलेनोलॉजी कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखने वाला पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। और हॉरोलॉजी ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था, समय मापने से संबंधित विज्ञान को हम हॉरोलॉजी कहते हैं, ओके। चलिए द नेक्स्ट वन इज, ये एक और एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और मित्रों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अच्छे लगे कमेंट जरूर करिएगा
मैं कमेंट की रिप्लाई करूँगा। कोई चीज़ आपको और लगे कि आपको उस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उसके क्वेश्चन मैं आपके लिए ला सकता हूँ, ठीक है? और आप उसके लिए मेरे को ज़रूर बताइएगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं आपको बता दूं कि विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है कहलाता है। मतलब मानव और यंत्रों के मध्य स्वचलन, एक तो मानव है और एक यंत्र है, इनके बीच में जो स्वचलन होता है या संचार होता है, उसका जो अध्ययन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स, क्रायोजेनिक्स, हाइड्रोस्टेटिक्स या साइबरनेटिक्स। ये 4 पॉइंट है मित्रों, इनके बारे में हम नॉर्मली नहीं पढ़ते। तो आपको मैं बता दूं कि इसका राइट उत्तर होगा साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स जो होता है, इसमें हम मानव और यंत्रों के मध्य जो स्वचलन होता है, उनके अंदर जो मध्य कार्य होते हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा आप इस चीज को, ठीक है? चलिए, द नेक्स्ट वन इज हाइपोनिक्स। हाइपोनिक्स क्या होता है? सॉरी, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो का मीनिंग होता है मित्रों पानी, पोनिक्स, ठीक है? तो हाइड्रोपोनिक्स में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो आपको मैं बता दूं कि हाइड्रोपोनिक्स के अंदर हम ऑब्वियसली उस चीज का अध्ययन करेंगे जो पानी से संबंधित है, ठीक है? अब देखिए क्या है, जल में ध्वनि का जल में प्रभाव, हरित गृह में पादप संवर्धन या मिट्टी के बिना पादप संवर्धन। हम हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन करेंगे? तो मित्रों, इसका राइट उत्तर होगा कि मिट्टी के बिना, मतलब पानी में पादप संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तो मिट्टी के बिना पादप संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ये इसकी व्याख्या आ गई ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन की। साइबरनेटिक्स मानव और यंत्र के मध्य स्वचलन और संचार का अध्ययन होगा। हाइड्रोपोनिक्स पौधों के जल में संवर्धन का अध्ययन का विज्ञान होगा। मतलब मृदा विहीन कृषि या बागवानी अगर जो होती है, तो इसको हाइड्रोपोनिक्स की श्रेणी में हम रखेंगे। इसके अलावा हाइड्रोस्टेटिक्स जो होता है, इसके अंदर हम पानी का जो दाब होता है, उसका जो स्टैटिक प्रेशर होता है, उसी के ऊपर अध्ययन करते हैं। तो ये आपको 1, 2 और 3 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? क्लियर है? तो साइबरनेटिक्स मानव और यंत्रों के मध्य स्वचलन, हाइड्रोपोनिक्स जल में संवर्धन मतलब मृदा विहीन संवर्धन, ठीक है? चलिए, द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास आ गया है शैवालों। जो शैवाल होते हैं, ठीक है ना, हम उनके बारे में बात करते हैं। जो शैवाल होते हैं, शैवाल का मतलब फंगस, उनका अगर हम अध्ययन करते हैं तो उस वनस्पति शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं? मतलब शैवाल के अध्ययन की शाखा क्या हो गई? माइक्रोबायोलॉजी, फाइकोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी या माइकोलॉजी। तो अगर आप इनका शैवालों का अध्ययन करते हो, ठीक है, शैवाल, शैवाल मतलब क्या होते हैं? शैवाल का मतलब यहाँ पर हम लोग लेते हैं एल्गी को, सॉरी एल्गी को, ठीक है ना? जो एल्गी को हम यहाँ पे शैवाल की श्रेणी में लेते हैं। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो इन चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन होगा फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी इज ए शैवालों का अध्ययन, ये शैवालों का अध्ययन कहलाता है। ये देखिए, शैवाल, इनका जो अध्ययन किया जाता है जिस शाखा के अंदर, उसको हम फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट आ जाता है
क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? क्रोनोलॉजी एक नया वर्ड है, क्रोनोलॉजी। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? समय की अवधि का अध्ययन करते हैं, दूरी का अध्ययन करते हैं, जीवाश्म का अध्ययन करते हैं या संवेग का अध्ययन करते हैं? तो मित्रों इसका राइट आंसर ये होगा कि क्रोनोलॉजी के अंदर हम समय की अवधि का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? समय की अवधि का अध्ययन करते हैं क्रोनोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, ये देखिए क्रोनोलॉजी विज्ञान के अंदर हम हमेशा समय की अवधि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो दैट इज अ क्रोनोलॉजी। अगला पॉइंट, फलों के अध्ययन को कहते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, ये पता होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर अध्ययन पूछा गया है, होरोलॉजी, पोमोलॉजी या फ्रेनोलॉजी। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी फलों का अध्ययन करते हैं बच्चे सोचते हैं या हॉर्टिकल्चर दे देते हैं राइट आंसर, बट ये तो कल्चर है। अध्ययन जो होता है दैट इज कॉल्ड पोमोलॉजी। द पोमोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ फ्रूट्स। क्या होता है? फलों का अध्ययन जो होता है उसको हम पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए कि यदि फलों का अध्ययन करते हैं तो इसे हम पोमोलॉजी की श्रेणी में लाते हैं। ठीक है ना। और हॉर्टिकल्चर जो होता है ये व्यापारिक उत्पादन होता है फलों और फूलों का। ठीक है ना। तो अगर फलों फूलों सब्जियों का अगर व्यापारिक उत्पादन करेंगे तो वो हॉर्टिकल्चर होगा, पर अगर उनका अध्ययन करेंगे तो वो पोमोलॉजी की श्रेणी में आएगा। ओके, चलिए द नेक्स्ट वन इज क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित विज्ञान है? क्रायोजेनिक्स मैंने पिछले एक टॉपिक के अंदर इसका हिंट भी आपको दिया था। क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित विज्ञान है? उच्च तापमान से, निम्न तापमान से, घर्षण और टूट फूट से या क्रिस्टलों की वृद्धि से? तो इसका राइट आंसर होगा निम्न तापमान से। क्रायोजेनिक्स जो होता है निम्न तापमान से संबंधित होता है, क्योंकि इसके अंदर मित्रों 0 से -150 डिग्री पर हम गैसेस को द्रव अवस्था में रखते हैं। ठीक है, तो ये निम्न ताप पर होने वाला भाग है। जैसे मैं आपको बता दूं कि क्रायोजेनिक्स का तात्पर्य निम्न ताप से है, जिसके अंदर हम किसी भी पदार्थ को 0 डिग्री से -150 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तापमान पर रखते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जितने भी ईंधन होते हैं, ईंधन के अंदर जैसे आप मान लो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनको हम क्या करते हैं इतना ठंडा करते हैं, ये गैसें हैं इनको इतना ठंडा करते हैं कि ये सारे के सारे द्रव के रूप में आ जाएं, लिक्विड स्टेट में आ जाएं। गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में तब आते हैं जब हम इनको ठंडा करते हैं। ठीक है, तो जब ये द्रव अवस्था में आ जाते हैं ठंडा करने पर, तो इसको ही हम लोग क्रायोजेनिक कहते हैं। ठीक है ना। और आपको पता है कि जो रॉकेट होते हैं, मिसाइल्स होती हैं, उनके अंदर क्रायोजेनिक इंजन रखते हैं। उसमें जो भी गैसेस होती हैं उनको कंप्रेस करके उनको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और अधिक ऊंचाई तक ले जाने वाले जो अंतरिक्ष यान हैं उनके अंदर हम इनका प्रयोग करते हैं मित्रों। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? रिक्टर स्केल पर किसको मापा जाता है? ये आरएस के अंदर आया हुआ है, एसआई के अंदर पूछा गया है, पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा गया है। तो हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता या पृथ्वी के अंदर का तापमान, रिक्टर स्केल पे किसे नापा जाता है? तो मित्रों यहाँ पे तो कोई गलती आप करने वाले हो नहीं। भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता को हम रिक्टर स्केल पे नापते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्केल तो हमने देख ली, रिक्टर स्केल,
वहां पर हम लोग भूकंप की तीव्रता को नापते हैं, पर किस यंत्र के द्वारा? कोई यंत्र तो होगा, स्पेक्ट्रोग्राफ, कार्डियोग्राफ, थर्मोग्राफ या सिस्मोग्राफ। किसके अंदर हम भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं? उस यंत्र को क्या कहते हैं मित्रों? तो उस यंत्र को हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। ये भी एसआई के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है मित्रों, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज आ जाती है कि जो हमारा शरीर है, उनके आंतरिक अंगों का परीक्षण कोई डॉक्टर करता है तो किस उपकरण के द्वारा करेगा? अंदर जाकर वो कौन सा ऐसा उपकरण है जिससे कि वो परीक्षण कर लेता है? कार्डियोग्राम, एंडोस्कोप, स्टेरियोस्कोप या माइक्रोस्कोप? किसके द्वारा वो शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण करता है? तो उसके लिए राइट आंसर होगा मित्रों एंडोस्कोप द्वारा वो आंतरिक भागों का परीक्षण करता है। उसके अंदर एक छोटी सी नली होती है जिसके आगे एक कैमरा लगा होता है, वो अंदर जाती है और अंदर के सारे भागों का फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमें दिखा देती है। हमें तो क्या, डॉक्टर को दिखा देती है। ओके, ये देखो, एंडोस्कोपी का अर्थ है अंदर देखना, ठीक है। और चिकित्सा के अंदर क्या होता है कि ऐसे कुछ उपकरण होते हैं जो शरीर के अंदर डाले जाते हैं, ठीक है, और उससे रोगी के अंदर के भागों को हम देख लेते हैं। उनका इलाज भी एंडोस्कोपी द्वारा कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन आप लोगों के पास में आ गया। ये क्वेश्चन कहता है कि हम समुद्र की गहराई, जैसे समुद्र की गहराई होती है ना, कितना गहरा है समुद्र, सामान्यतया किससे नापा जाता है? क्या समुद्र की गहराई को फीट में नापा जाता है, फेदोमीटर में नापा जाता है, नॉटिकल में नापा जाता है या मील में नापा जाता है? तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि समुद्र की गहराई को हम फेदोमीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं? फेदोमीटर में नापते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन ही है, इसकी व्याख्या ही है कि समुद्र की जो गहराई है उसको हम फेदोमीटर में नापते हैं। ये तो हमने देख लिया, पर काफी बार आता है नॉटिकल, एक ऑप्शन आया हुआ था नॉटिकल। नॉटिकल जो होता है ये समुद्र में दूरी नापी जाती है। जैसे हम जमीन पर किलोमीटर में नापते हैं ना, वैसे समुद्र के अंदर नॉटिकल में नापते हैं। तो समुद्री दूरी को नापने के लिए तो हम नॉटिकल मील का प्रयोग करेंगे, और समुद्र की गहराई को नापने के लिए हम फेदोमीटर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? फेदोमीटर का प्रयोग करेंगे। ओके मित्रों, तो ये हमने आज की क्लास में किया है, जिसमें हमने जनरल साइंस के एमसीक्यूज किए हैं। अगली जो क्लास आएगी कल मैं और इसका एक और वर्जन डालूंगा जिसके अंदर आगे भी हम ऐसे ही एमसीक्यूज करेंगे। पर इसके लिए जरूरी है मित्रों कि आप ये जो स्क्रॉल चल रहा है व्यास ट्यूटोरियल जोधपुर, इसको सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हैं उनको आप इनके साथ जोड़िए, ठीक है। और मैं आपको ऐसे कैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला के देता रहूँगा, और मान के चलिए कि इन क्वेश्चनों के बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो आरपीएससी और यूपीएससी के लिए ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, कल हम अगली क्लास के अंदर आगे वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।